वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज का 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि बिहार बोर्ड 2026 के एग्जामिनेशंस के लिए बिजनेस स्टडीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग में आपको हम 45 क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होने वाले हैं। क्योंकि बच्चा, अगर आप मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे जाके अगर देखिएगा, मेरा वीडियो मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, जो कि इकोनॉमिक्स का जो मैंने क्वेश्चंस दिया है, ठीक है ना, उसमें से 90% क्वेश्चंस आपके लिए मैच कर गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये मेरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे जितने भी हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे 45 क्वेश्चंस जो मैं बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुने, समझे। और भी अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पे लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला यहां पे, व्हाई इट इज सेड दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल्स। तो आपको मालूम होना चाहिए, जो प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट की हम लोग बातें कर रहे हैं, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है ना। अब इसमें क्या बोला गया यहाँ पे, जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल बिकॉज दे आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल होता है। सो वेदर इट इज स्मॉल हो या लार्ज हो, चाहे छोटे लेवल का कोई बिजनेस हो या बड़े लेवल के बिजनेस हो, हर एक लेवल पे ये एप्लीकेबल्स होते हैं। सो एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल टाइम्स, so it is equally applicable in schools, business organizations, military organizations, etc etc। ऐसे हर एक लेवल पे हम कह सकते हैं सिंपल से वर्ड में, एक वर्ड में, भाई ये यूनिवर्सल्स इसीलिए है क्योंकि हर एक लेवल के लिए ये एक्सेप्टेबल, क्या बोलते हैं, एप्लीकेबल है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बोला गया है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको मालूम होना चाहिए, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं, ये 2 मार्क्स से क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं। बोला कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल होते हैं, ठीक है ना, वो तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं। बोला यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस। उसके बाद बोला गया प्रिलिमिनरी डिफाइंड बाय हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आ जाएगा जो 14 प्रिंसिपल्स किसके द्वारा दिया गया है, तो आप क्या कह सकते हो, हेनरी फ्योल्स के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। अब ये बोला कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगभग 14 है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ सिद्धांत है ना। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है जब प्रबंध के सिद्धांत क्या होना चाहिए, तो पहली बात फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, है ना, जब मन हो उसके हिसाब से चल सके। अब हम कह सकते हैं 14 जो दिया गया हेनरी फ्योल्स के हिसाब से, दैट हेल्प मैनेजर्स प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड, कंट्रोल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशंस गोल इफेक्टिवली। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक फंडामेंटल चीजें होती है जो हेनरी फ्योल के द्वारा लगभग में 14 प्रिंसिपल, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल बोलो या सिद्धांत में हिंदी में कहते हैं, वो दिया गया है, जो कि एक मैनेजर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, एक प्लान बनाने के हिसाब से, ऑर्गेनाइज करने के लिए, लीड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और ऑप्टिमम लेवल जो रिसोर्सेज होते हैं उसको यूज करने के लिए, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया यहाँ पे बच्चों, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ टेलर इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या दिए थे यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस, ये क्वेश्चन आपका लगभग में 5 मार्क्स पे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मार्क्स में भी इसको आप ले सकते हो। बोला यहाँ पे फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स पूरा नाम है, कंट्रीब्यूशंस टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप ध्यान सुने, बोला कि वाज इंट्रोड्यूसिंग सिस्टमैटिक साइंस बेस। किस तरीके से ये मैनेजमेंट के बारे में कहे हैं, तो साइंस बेस्ड अप्रोच टेररिज्म टू द ऑप्टिमाइज वर्क एफिशिएंसी, फोकस या एनालाइजिंग टास्क, standardize methods scientifically, selecting and training workers and incentivize productivity through the fair pay। मतलब फेयर पे का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई अगर काम कर रहा है, उसको फेयर पे होना चाहिए, उसके भुगतान सही तरीके से होना चाहिए, उसको इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, ठीक है ना। और वर्कर अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसको ट्रेनिंग देने चाहिए, है ना। तो एक तरीके से ये साइंटिफिक तरीका होता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है क्वेश्चंस में, जो टेलर के द्वारा जो वैज्ञानिक जो अगर कहा जाए प्रबंध है, वो किस प्रकार का है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो टेलर्स के द्वारा क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात बोला गया है, वो एक स्टैंडर्डाइज है, ठीक है ना, एक टास्क एनालिसिस है, एक इंसेंटिव्स है, एक वर्कर ट्रेनिंग के हिसाब से है, मॉडर्न है, ठीक है ना। ये सारी चीज है ना किसके द्वारा दिया गया है, तो हम कह सकते हैं टेलर के द्वारा, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब आपका तीसरा यही है, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गिव द डिफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा अगर कहा जाए
हिंदी में कह सकते हैं हमें वैज्ञानिक जो प्रबंध होते हैं उसकी परिभाषा। 2 मार्क्स से क्वेश्चंस यहाँ पे ये आना ही आना है, ठीक है। तो बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज टूरिज्म, ठीक है ना, टेलरिज्म is a management theory focus on improving economic efficiency especially labor productions। जैसे कि अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था लगभग वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इसका डेफिनेशन देने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। तो आप कह सकते हो इस डेफिनेशन को, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है, इसको हम लोग टेररिज्म भी डेफिनेशन कह सकते हैं। किसके लिए? साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि किस प्रकार के फोकस करना होता है, तो मैनेजमेंट थ्योरी फोकस ऑन इंप्रूविंग इकोनॉमिक्स के लिए इफिशिएंसी, ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। लेबर पेजेंट स्पेशली बोला गया उसके प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया जाए। by applying scientific method to analyze and optimize workflow, ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्लो होना चाहिए, इसके लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अब कोई भी अगर वैज्ञानिक पद्धति से अगर होता है, सिस्टम से अगर होता है, तो आउटकम, काम करने की अगर बातें करें, जो प्रवृत्ति होता है उसमें ज्यादा वृद्धि होता है ना। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में यही कहना चाह रहे हैं कि भैया जैसे ही अगर हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर यूज करते हैं, मेथड अगर यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा जो है ना यहाँ पे वर्क फ्लो होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय से ज्यादा ज्यादा काम करवा सकते हैं, लेकिन एक सही लेवल के हिसाब से, जहां तक हो सके ऑप्टिमाइज लेवल तक, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा, बोला कि स्टेट एनी 2 एडवांटेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। दो ही आपसे पूछ रहा है, ऐसा बताओ क्या एडवांटेज हो सकता है। स्टडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स फर्म्स आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड कैपिटलाइज ऑन न्यू मार्केट। पहली बात ध्यान सुन लेना यहाँ पे, बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स फर्म को आइडेंटिफाई करना। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब जहां पे व्यापारिक पूरे तरीके से वातावरण होता है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि कहां पे किस प्रकार के फर्म चल सकते हैं, किस प्रकार के कंपनियां उस जगह पे चल सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी अगर दुकान मार्केट जाते हैं, तो अगर सब्जी मंडी है तो सब्जी भी पूरा है कि नहीं, उसी तरीके से उसका जो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है सब्जी वाला ही है, तो वहां पे फर्म किस प्रकार का होगा, सब्जी की तरह होगा। उसी तरीके से बोला गया बच्चा, स्टडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स द फर्म आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड बोला गया कैपिटलाइज ऑन न्यू मार्केट। और कैपिटलाइज तभी वो पूंजी लगा सकता है नया मार्केट में, और अपने अपॉर्चुनिटी फॉर फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकता है। अगर बिजनेस जहां पे बनने वाला है, लगता है यहाँ पे बिजनेस चल सकता है, वहां का एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए सही है, तो यहाँ पे वो जा सकता है। तो हम यहाँ पे 2 बात को ध्यान देना चाहेंगे। तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट जो हेल्प करता है वो फर्म को, एक कंपनी को करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और कैपिटलाइज करने के लिए। और बोला गया न्यू मार्केट में एंट्री करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होता है, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं स्टेट एनी 2 एडवांटेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट सही रहता है तो कोई भी फर्स्ट मूवर हो सकता है और बिजनेस को मार्केट में एंट्री करा सकता है, चला सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया यहाँ पे, स्टेट एनी 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अभी 4 जो अगर देखा जाए, ये तो 2 मार्क्स क्वेश्चन से आना ही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेट करने के लिए बोला गया बच्चा, लेकिन यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन के हिसाब से आप यहाँ पे सिर्फ नाम देख सकते हो। अगर स्टेट करने का मतलब ये हुआ कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करना है। अब ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन कैसे, आप यहाँ पे आंसर इसका देख सकते हो। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम नोन एज इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का आपको लग रहा होगा क्वेश्चन से, ऐसा नहीं है। पहला बोला यहाँ पे कमांड इकोनॉमी, ठीक है ना, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और ट्रेडिशनल इकोनॉमी। अब इसी को अगर हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, ये 2 से 5 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हो स्टेट एनी 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो स्टेट करना है, पूरे एक्सप्लेनेशन करना है। अगर आपको सिर्फ नाम लिखने के लिए आएगा तो भैया यहाँ बताइए 4 टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा होता है, तो आप यहाँ पे जवाब देख सकते हो। पहला यहाँ पे आप देख सकते हो कमांड इकोनॉमी होता है, दूसरा अगर कहा जाए मार्केट इकोनॉमी हुआ, तीसरा अगर बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ, और चौथा अगर बात करें तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी हुआ। याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे बच्चों, बोला कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, आप बिजनेस इन्वायरमेंट से क्या समझते हो। द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, जो हर एक लोग अलग अलग जो बिजनेस करता है, ठीक है ना, सबको अगर हम लोग इकट्ठा अगर कर लें, ठीक है ना, ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of business enterprise but that may affect its performance।
सो कह सकते हैं यहाँ पे द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेज विच आर ऑपरेट आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज आर पार्ट ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। ये जितनी भी चीजें आपको नजर आ रहा है ये सब का सब जो एक तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट में ही आते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट हम लोग उसको कह सकते हैं जो सबको जोड़ के सम अप करके, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकली हो, सारे फोर्सेज जब ऑपरेट किया जाता है बिजनेस के लिए तो वो एक तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर आपका है 8 नंबर। बोला गया यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग से आप क्या समझते हो? जैसे कि मालूम होना चाहिए प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक होता है ना, फोरकास्टिंग होता है, तो उसमें आप इतना भी अगर लिख दोगे तो 2 मार्क्स मिलना ही। तो प्लानिंग इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। अगर हम प्लानिंग कोई चीज के लिए कर रहे थे कैसा करते हैं? एडवांस में उसको सोचते हैं, है कि नहीं है, जो आप फ्यूचर्स में क्या होने वाला है, क्योंकि प्लानिंग को हम लोग फ्यूचरिस्टिक भी बोलते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चा जब प्लानिंग इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ठीक है ना, व्हेन टू डू या फॉर होम टू डू, ये भी कह सकते हैं, या हु इज टू डू इट। ये सब जितने भी क्वेश्चंस मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब होता है प्लानिंग के लिए। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है ना, किसके लिए करना है, ये सारी चीज किसमें आता है? प्लानिंग, फोरकास्टिंग या हम कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, तो प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक होते हैं, ठीक है, फ्यूचर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ पॉलिसी मैनेजमेंट। अब पॉलिसीज की अगर बात करें तो पॉलिसीज होना बहुत जरूरी है मैनेजमेंट के लिए, है कि नहीं। बिना पॉलिसी का अगर मान लीजिए कोई भी अगर लोग हैं उनके पास खुद का पॉलिसी अगर काम नहीं करेगा तो उस पर कोई विश्वास करेगा ही नहीं। तो मैनेजमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसी होना जरूरी है, इंपोर्टेंस है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। बोला कि पॉलिसीज आर इसेंशियल इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी सबसे महत्वपूर्ण है एज दे आर प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए होना चाहिए। पॉलिसी अगर होता है तो वो डिसीजन ले सकता है। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी, कंप्लायंस एंड इफिशिएंसी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे चीज है ना किससे होता है? अगर मान लीजिए अगर उनके पास खुद का नीति नहीं, पॉलिसी नहीं है, भैया हम जो कह रहे हैं वही बात सच होगा, ठीक है ना, जो कह रहे हैं वो लीगल होगा, यही मेरे पॉलिसी में है। अगर ये बात मैनेजमेंट के पास अगर नहीं होगा, बार बार चेंज करेगा अपने पॉलिसी को, तो हम कह सकते हैं उस पर कोई भरोसा करने लायक नहीं होता है। इसी वजह से कह सकते हो यहाँ पे इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है एक मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉलिसीज है एक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, ये फ्रेमवर्क होता है, ये स्ट्रक्चर्स होता है, ये कंप्लायंसेज होता है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका रहा बच्चा 9 नंबर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पे इसको दे देते हैं, अगर आपको जिन बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करे बच्चे यहाँ पे, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल प्लानिंग। प्लानिंग है लेकिन आइडियल होना चाहिए, मतलब सही तरीके से होना चाहिए। इसके क्या विशेषता होता है आइडियल प्लानिंग के लिए, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? बोला गया यहाँ पे एन आइडियल प्लानिंग जो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है सिर्फ 2 और यहाँ पे ने बहुत सारे जवाब दिया है, लेकिन आप यहाँ पे क्या लिखोगे? अगर 2 लिखने के लिए बोला गया तो आप लिखोगे देन आइडियल प्लान इज गोल ओरिएंटेड फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये दूसरा हो गया। और भी अगर लिखने के लिए दिया जाए तो बोलिएगा फ्लेक्सिबल होता है एक आइडियल प्लान के लिए, अलाउइंग फॉर एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो वैसे ये तीसरा हो गया, इट इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली टू मीट फ्यूचर गोल्स व्हाइल बीइंग सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट। ये तो बहुत सारे मैंने जवाब दे दिया, आपको बोला गया सिर्फ 2 ये कैरेक्टरिस्टिक बताना है, तो आप 2 को अगर लिखने के लिए अगर बोल दिया जाएगा तो आप लिख सकते हैं यहां से यहां तक और दूसरा लिख सकते हैं यहां से यहां तक, इतना हम चल जाएगा। लेकिन यही अगर 5 मार्क्स में अगर आता तो आप और अच्छे तरीके से ये पूरा लाइन लिखो और थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेनेशन जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो आपको अगर मान के चलिए आपको थोड़ा सा अगर याद करना है तो कम से कम ये 2 लाइन याद कर लेने हैं। 4 को भी पॉइंट्स पूछा जाता है, यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक मैंने बोला, हो सकता है 4 कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ दिया जा सकता है इसी वजह से। लेकिन क्वेश्चंस आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको देना है ध्यान। समझ में आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए एक आइडियल प्लानिंग के लिए? एक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, कि स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्क के लिए होना चाहिए, ठीक है, एडजस्टमेंट वाला होना चाहिए, इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
बोला कि यहाँ पे इज प्लानिंग अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल है, ठीक है ना। बिना प्लानिंग का आप कोई बिजनेस चला सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कह सकते हैं प्लानिंग इज वाइडली कंसिडर्ड द मोस्ट फंडामेंटल, मोस्ट सिर्फ चला ही नहीं सकते, मोस्ट की बात बोला है। सो प्लानिंग इज वाइडली कंसिडरेबल द मोस्ट फंडामेंटल और फाउंडेशनल एंड प्राइमरी फंक्शंस होता है ऑफ मैनेजमेंट, एज इट सेट्स द स्टेज फॉर ऑल अदर फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सब किस में आता है भैया? प्लानिंग में ही आता है ना। तो जब प्लान बन जाता है एक मैनेजमेंट के द्वारा तो सारी चीज को सेट कर लेता है, और भी फंक्शंस को और भी कार्य को, जैसे ऑर्गेनाइजिंग कैसे करना है, स्टाफिंग कैसे करना है, कंट्रोलिंग कैसे करना है, डायरेक्टिंग कैसे करना है, ये सारी चीज है ना एक मैनेजमेंट के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, अगर मैनेजमेंट के अंदर में ये बातें अगर नहीं होता है फिर वो काम नहीं कर सकता। ठीक बच्चा, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 12 का। यहीं पे बोला यहाँ पे स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का यहाँ पे अच्छा लिमिटेशंस का मतलब होता है डिसएडवांटेज। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज के बारे में यहां से आपसे पूछ रहा है। तो क्या यहाँ पे तो प्लानिंग इज बोला यहाँ पे क्रिटिकल मैनेजमेंट फंक्शंस येट इट हैज अ सिग्निफिकेंट। देखो बोला कि मैनेजमेंट सॉरी प्लानिंग की अगर बातें कर रहे हैं तो प्लानिंग इज ए क्रिटिकल मैनेजमेंट, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण वाली जगह पे होते हैं, ठीक है ना। एक फंक्शन होता है, इट हैज अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस। लेकिन बोला कि यहाँ पे अगर कोई प्लान कर चुका है तो प्लान एक होना चाहिए रिगिडिटी, मतलब पूरे तरह के सख्त। अब जब सख्त है तो ये लिमिटेशन में आ जाएगा, है ना। फ्लेक्सिबल अगर होता है तो अच्छी बात है, जैसे आइडियल हम लोग यहाँ पे देखे थे प्लानिंग के लिए, तो फ्लेक्सिबल अगर होता है तो वो चल सकता है ना। लेकिन रिगिडिटी अगर हो गया तो वो लिमिटेशंस है, सो व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट टू अडेप्ट अ न्यू। और बोला कि अनफोर्सिन होता है सरकमस्टांस से, जहां पे अगर मान लीजिए कुछ बदलने की चीजें होती है तो आप वहां पर नहीं बदल सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। सो एंड इट्स इनएबिलिटी to functions effective in a dynamic environment, so due to the unpredictions या unpredictability of future trends। अच्छा प्लान में ये भी होता है ना, जो आप सोचते हो सकता है उसके बियॉन्ड जो है ना बातें निकल के आ जाए, या आप जो सोचा है, जो प्लान ए प्लान बी बना के रखे हो, ठीक है ना, वो सारी चीज अगर फेल कर जाए तो एक तरीके से लिमिटेशंस में है जो इतना ही चल सकता है। क्या आप ये भी कह सकते हैं प्लान ए बना के रखे हैं और उसके हिसाब से पूरे तरीके फोरकास्टिंग या फ्यूचर्स में यही आने वाला है या यही होने वाला है, लेकिन वो आपका काम नहीं करा, आपका प्रेडिक्शन फेल हो चुका है, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से वो भी लिमिटेशंस में, ठीक ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 की बातें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चंस नंबर 13 बोला कि व्हाई ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी। अब बताओ ऑर्गेनाइजेशन संगठन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो संगठन क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है? बिना ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर ये कोचिंग सेंटर की बातें करते हैं, इंस्टीट्यूट की बातें करते हैं, या आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब वो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है कि नहीं। तो उसका अपना एक नाम है, उसका अपना एक पहचान है। उसी तरीके से बच्चा यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल बिकॉज इट बूस्ट प्रोडक्टिविटी, minimize wastage and maximize efficiency by structuring resources, tasks and people towards कॉमन गोल। तो अगर मान लीजिए कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उसका एक कॉमन गोल होता है, हाँ भैया मुझे जो है ना यहाँ पे सिर्फ यही काम चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं स्कूल्स का, तो वहाँ पे एजुकेशन वाली चीज होता है जो सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है ना। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बातें करें, उसका एक कॉमन गोल होता है जो सब मिलके, ठीक है ना, उस गोल को अचीव करने के लिए अपना अपना काम करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब तो टॉप लेवल की मैनेजमेंट के हिसाब से द्वारा होता है। तो कोऑर्डिनेट करना मतलब एक दूसरे को सहयोग करना है कि नहीं, समन्वय इसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो बोला यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग इट्स कोऑर्डिनेशन बाय स्ट्रक्चरिंग रोल्स, टास्क एंड रिसोर्सेज टू अलाइन इंडिविजुअल्स एफर्ट्स। इंडिविजुअल एफर्ट्स की बातें बोल रहा है विद शेयर्ड गोल्स, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशंस। अगर बिजनेस में अगर बातें कहा जाए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बिजनेस की नहीं, तो उसमें अगर मान लीजिए हर एक अपना इंडिविजुअल्स अगर हर एक को अगर हेल्प करता है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो वो आसान तरीके से काम चल सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए अगर देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी संस्था का एक अपना एक लक्ष्य होता है, अपना एक गोल होता है जिसको वहां पे पहुंचना होता है, और उस लक्ष्य को, उस गोल को, ठीक है ना,
पूरे तरीके से तय करने के लिए हर एक इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय हैं या सोशलिस्ट की बातें करें, जो समाज है, पब्लिक है, ठीक है ना, सबको और जितने एम्प्लॉय है काम करने वाले सबको एक साथ में लेके जब चलना होता है तभी संस्था के लिए जो है ना फायदेमंद होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन करना, हर एक इंडिविजुअल का सहयोग होना बहुत जरूरी है ना। तो एक ही एक 11 बनता है, आप बोलेंगे सर एक और एक 2 बनता है, तो जोड़ने पे तो आप जैसा जैसा सोच रखोगे उसी हिसाब से बातें चलेगा, तो मतलब तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला यहाँ पे व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? A functional organization is a common business structures that groups employ into departments based on specialized skills, expertise, roles। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया गया मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ये इंजीनियरिंग हो सकता है। मतलब ये फंक्शनल क्या होता है, एक संगठन का काम क्या होता है, तो हम कह सकते हैं एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कॉमन बिजनेस होता है जिसका स्ट्रक्चर से बोला गया ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज मिलके डिपार्टमेंट बेस पे एक स्पेशलाइज स्किल्स और एक्सपर्टाइज होके किसी खास मकसद के लिए उस गोल को अचीव करने को ही हम कह सकते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप बात करो बैंकिंग की बात कर लो, ठीक है ना, या हॉस्पिटल्स की बातें कर लो, तो ये खास मकसद एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या हो सकता है, सबका अपना अपने काम, मार्केटिंग की बातें करें या हॉस्पिटल्स है तो वहां पे मेडिसिन की बातें करेंगे, सर्विस की बातें करेंगे, है कि नहीं है। तो सबका अपना अपना एक किसी भी संस्था में एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, उसे वो अचीव करने के लिए सारे एम्प्लॉय लगे हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस। डेलीगेशंस क्या होता है? तो डेलीगेशन हम कह सकते हैं यहाँ पे द 3 कोर ऑफ एलिमेंट ऑफ डेलीगेशंस आर द, वैसे यहाँ बोलेंगे राइट द एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तत्व, मेन चीज क्या होता है डेलीगेशंस के लिए। तो मैं बता दूं यहाँ बच्चा, जो डेलीगेशंस होता है, जो कोई अगर ऑथोरिटी पर्संस है, अब किसी को जिम्मेदारी दिया जाता है, भैया वो काम करके लाओ, पावर दिया जाता है कि नहीं, तो वहां पर माना जाएगा वो डेलीगेशंस। अब बोला कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस, तो डेलीगेशंस के लिए जो तत्व होना चाहिए वो क्या होना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वैसे 3 कोर इसके एलिमेंट्स है डेलीगेशंस का, आर द असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ग्रांटिंग ऑफ ऑथोरिटी एंड द क्रिएशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब इसको सीधा सीधा अगर बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी, ग्रांटिंग ऑफ ऑथोरिटी या क्रिएशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एक ही बात हुआ, ठीक है ना। तो किसी को असाइनमेंट देना, अब उसे असाइनमेंट अगर दिया गया है तो उसको कह सकते हैं असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मान लीजिए हम इस कंपनी का अगर ऑनर है तो हम किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं, हम यहाँ पे ऑथोरिटी है और वो क्या है डेलीगेटेड पर्सन है। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर डेलीगेटेड अगर पर्सन है तो मैं उसको काम सौंप रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसके लिए जिम्मेदार है ना वो खुद लेना चाहेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग ऑफ ऑथोरिटी एंड द क्रिएशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये 3 मेन कोर माना जाता है डेलीगेशंस के लिए। असाइनमेंट ऑफ, ध्यान से देख ले बच्चे यहाँ पे, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ग्रांटिंग ऑफ ऑथोरिटी एंड द क्रिएशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बात समझ में आ गया? ये 3 जो है ना सबसे मेन काम होता है, रोल होता है, एलिमेंट्स होते हैं किसका, डेलीगेशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चे यहाँ पे, डिस्कस द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आप इंटरनली अगर रिक्रूटमेंट की अगर बातें करें उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज होना चाहिए। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये अगर कोई कंपनी, उस कंपनी में अगर मान लीजिए आंतरिक मुझे रिक्रूटमेंट करना है, भर्ती कराना है, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, फिल जॉब वैकेंसी विथ करंट एम्प्लॉयज थ्रू द मेथड लाइक प्रमोशन। एक तो प्रमोशन के हिसाब से जो है ना जगह जो खाली है उसको मिल सकता है, ट्रांसफर करवा सकते हैं, इंटरनल जॉब पोस्टिंग करवा सकते हैं, एम्प्लॉय रेफरल कर सकते हैं, लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग टैलेंट के हिसाब से भी हम उस जॉब को क्या बोलते हैं खाली जगह पे भर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। कल्चरल टू बूस्ट मोरल, रिड्यूस कॉस्ट, और बोला गया स्पीड ऑफ हायरिंग कंपेयर टू द ब्रिंगिंग इन एक्सटर्नल कैंडिडेट। ये तो एक्स्ट्रा चीजें हो गया। मतलब ये आपको बोला गया यहाँ पे जो डिस्कस करने के लिए इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, तो इंटरनल जो रिक्रूटमेंट का जो सोर्सेज है, ठीक है ना, वो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक तो हो गया प्रमोशंस दे देंगे तो वहां भी रिक्रूटमेंट हो गया इंटरनली, ट्रांसफर कर देंगे तो वो भी एक तरीके से रिक्रूटमेंट हो गया इंटरनली, इंटरनल जॉब यहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे ये भी हो जाएगा इंटरनली, ठीक है ना। फिर एम्प्लॉय को रेफरल कर देते हैं, लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग टैलेंट के हिसाब से उसको जॉब में हम रिक्रूट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कहा जाता है,
ठीक है ना। ये 2 मार्क्स पे क्वेश्चंस में आप अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। यहाँ पे फिलहाल आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे कॉलम बना के, और जब भी अगर बच्चा का आपके पास क्वेश्चन अगर अंतर करने के लिए आए, डिफरेंस करने के लिए आए, तो आप कॉलम बना के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिफरेंस करने के लिए बोला कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, तो एक तरफ होना चाहिए आपके पास रिक्रूटमेंट और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, सिलेक्शन। और यहाँ पे पॉइंट वाइज करके कम से कम अगर 5 मार्क्स का रहेगा तो 5 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट कम से कम लिखना ही होगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द रिक्रूटमेंट। देखो रिक्रूटमेंट किसको कह सकते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर डिस्ट्रिक्ट स्टेज इन द हायरिंग प्रोसेस। सो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां से बन सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, रिक्रूटमेंट जो होता है एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, व्हाइल अगर कहा जाए सिलेक्शंस के लिए तो सिलेक्शंस होता है एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। बात समझ में आ गया। तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सर्चिंग फॉर एंड अट्रैक्टिंग अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वैकेंसी। बात सही है। और वही अगर बात किया जाए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सीधा उल्टा होता है, कन्वर्सली अगर देखा जाए तो होता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ठीक है ना, स्क्रीनिंग टेस्टिंग होता है, इंटरव्यू होता है, उसका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर करने के बाद वन ऑफ द बेस्ट जो उसमें नजर आएगा उसी को सिलेक्शन किया जाता है। क्योंकि सिलेक्शन समय हो सकता है छटैया होता है कि नहीं। तो यहाँ पे यही बात हुआ, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है लेकिन सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। यहां से ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें बच्चा 19 बोला अगर राइट 2 एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से 2 एडवांटेज क्या हो सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे एडवांटेज है लेकिन यहाँ पे आपसे तो ये पूछा जा रहा है। तो 2 की बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग आर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर कोई ट्रेनिंग लेता है तो उसके कार्य करने की क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसके पास स्किल्स आ जाते हैं, वो एक्सपर्ट बन जाता है कि नहीं। ये तो वैसे भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे उसके प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, उसके लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स होता है एंड इंप्रूव एम्प्लॉय मोरल एंड रिटेंशन हो जाता है, रिड्यूसिंग टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, मतलब एब्सेंटी जो एब्सेंट होते हैं वो कम हो जाता है। ट्रेनिंग होने से क्या होता है बच्चा, तो उसके बेटर स्किल्स हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है ना ज्यादा हो जाता है, उसके ग्रोथ ज्यादा होना शुरू हो जाता है और वो ज्यादा फास्टर एंड फास्टर उसकी इन्वायरमेंट अगर कहा जाए बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वैसे आपसे 2 पूछ रहे एडवांटेज क्या है, तो आप लिख दोगे उसके स्किल्स बढ़ जाते हैं, वो एक्सपर्ट हो जाता है, उसके प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है अगर ट्रेनिंग लेता है तो। ट्रेनिंग लेता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चंस बोला गया यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग। स्टाफिंग से आप क्या समझते हो, तो स्टाफिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एक्वायरिंग, डिप्लॉइंग एंड रिटेनिंग a qualified workforce to fill organizations roles and often summarized as putting the right people in the right job। सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए तो स्टाफिंग का मतलब यही है कि मैनेजमेंट का एक ऐसा काम होता है जहां पे एक्वायर किया जाता है स्टाफ को, जहां पे वर्कफोर्स बढ़ाया जाता है और सही वर्कर को सही जॉब मिलना चाहिए, सही काम मिलना चाहिए। इसी वजह से हम कह सकते हैं उसको स्टाफिंग। बात समझ में आ जाना चाहिए, जो एक क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना, क्वालिफाइड वर्कफोर्स होना चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको रोल मिले, सही जगह मिले, मतलब पुटिंग द राइट पीपल, पहले तो सही लोग मिल जाना चाहिए और जब सही लोग मिल गया तो उस सही लोगों को सही जगह पे काम मिलना चाहिए, वही होता है स्टाफ। तो स्टाफ तो आपको अच्छे तरीके से मालूम ही होगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन मतलब ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्व करता है उसको क्या कहते हैं, सुपरविजन करना एक तरीके से। वैसे यहाँ पे अगर देख लिया जाए बच्चा, सुपरविजन मींस ओवरसीइंग, गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग अ पर्सन्स या एक्टिविटी टू इंश्योर टास्क आर डन करेक्टली। मतलब कहीं पर अगर काम हो रहा है और जो सुपरविजन करने वाले हैं, ठीक है ना, उस सुपरविजन करते समय अगर लग रहा है वो अगर गलत काम कर रहा है तो उस गलत काम को सही करने की सलाह दिया जाता है ना। यहाँ पे डन करेक्टली, सेफली होना चाहिए, इफिशिएंटली होना चाहिए और ऑफन इन्वॉल्व इंस्ट्रक्शंस देने वाला होना चाहिए,
मॉनिटरिंग करने वाले को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरविजेंसी करना। मॉनिटरिंग करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा और कंट्रोल करेगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे उसको कह सकते हैं सीख भी देगा। तो वेदर इन वर्क प्लेस एजुकेशन लाइक यूनिवर्सिटी, ट्यूटोरियल्स और चाइल्ड केयर, ये सब क्या होता है, एक सुपरविजन होता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 12th क्लास में है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका लेवल जो है ट्रेनिंग करने का वो 12th क्लास, उसी तरीके से आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसी तरीके से आप आगे क्लासेस करेंगे, ठीक है ना। जो पढ़ने का तो अलग बहुत सारे क्लासेस होता है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। कहने का मतलब यही हुआ हर एक लेवल, पहले आप 7 में थे, 8 में, 9, 10, इस तरीके से हर एक लेवल पे क्या हुआ, आपका ट्रेनिंग होते चला गया और आपका नॉलेज बढ़ते चला गया, है कि नहीं है। उसी तरीके से हम यहाँ भी समझ सकते हैं, सुपरविजन करना भी एक तरीके से एक कहा, अच्छा जहां जहां आप गलती कर रहे थे तो आपके टीचर्स बता रहे थे यहाँ पे गलत कर रहे हो, ये सही रास्ता है ना। उसी तरीके से होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मान लीजिए सुपरविजन की बात होता है तो उसमें ऑब्जर्व करना होता है, जो भी एम्प्लॉय या कोई भी ऐसे लोग जो अगर सही काम नहीं कर रहे उसको समझाया जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसको सिखाया जाता है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, जो लीड करता है वही तो लीडरशिप है कि नहीं है। जैसे बोल सकते हैं जो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर करेगा, गाइड इंडिविजुअल्स टीम टुवर्ड्स अचीविंग अ शेयर्ड विजन या गोल। तो लीडर्स वही होता है जो सारे के विजन, सारे के गोल को अचीव करने के लिए सबको इकट्ठा आगे बढ़ता है ना। हमेशा लीडर क्या होता है, आगे होता है, क्योंकि वो लीड करता है, ठीक है ना। लीडर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और रहना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो लीडर, अगर हार भी अगर हो गया है तो उस हार को सहन शक्ति किसके पास होना चाहिए, लीडर के पास। अगर लीडर अगर सहन कर सकता है हर एक वो चीज को, तो उसके और भी जो सपोर्टिव जो रोल देता है, ठीक है ना, वो सारे सपोर्टिव रोल भी एक तरीके से पॉजिटिव होके काम कर सकता है। फिलहाल आप इतना समझ गए होंगे जो लीडर का मतलब यही होता है जिसके पास एक इन्फ्लुएंस होने की जो है ना क्षमता होनी चाहिए, दूसरे को इन्फ्लुएंस करे, है ना, दूसरे को इंस्पायर करे, दूसरे को मोटिवेट करे, उसी को आप क्या बोल सकते हैं, लीडर बोल सकते हैं, है ना, जो लीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया यहाँ पे स्टेट इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। तो कम्युनिकेशन इज द क्रूशियल, महत्वपूर्ण होता है मैनेजमेंट के लिए, क्रूशियल मैनेजमेंट फॉर गाइडिंग teams, making decisions, building relationship and the ensuring organizations alignment as clarify goals, boost efficiency, foster बोला यहाँ पे trust, resolve conflict and drives performance by made connecting leadership with employees and stakeholders through the clear information exchange and feedback loops and making foundation for the planning, leading, organizing and controlling। सिंपल सी भाषा हम कह सकते हैं बच्चा यहाँ पे जो कम्युनिकेशंस एक मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना कम्युनिकेशंस का, चाहे वो लोअर लेवल का हो या मिडिल लेवल का हो या टॉप लेवल का, जब तक कम्युनिकेशंस नहीं होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ समझाने के लिए, जब मेरे बात जो है अगर आपको समझ में अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। तो कम्युनिकेशन जो है ना लोगों के बीच में अच्छा होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन अगर सही तरीके से हो रहा है तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग लेवल या जो कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसको अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिससे क्लैरिफाई हो जाता है गोल, ठीक है ना। जो झगड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, फीडबैक मिलता है कि नहीं। उसके साथ साथ अगर कहा जाए प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब भी अच्छे तरीके से होता है अगर कम्युनिकेशन अगर सही है तो। अगर कम्युनिकेशन अगर मान लीजिए अगर सही नहीं होता है तो फिर वहां पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी अगर लोग आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना जरूरी है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, एक्सप्लेन एनी टू लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का दो डिसएडवांटेज बोला गया। लिमिटेशन जहां पर रहेगा मतलब वो नेगेटिव चीज आपसे पूछ रहा है, जब भैया इसका बताइए हानि क्या है। कंट्रोलिंग अगर करते हैं तो कंट्रोलिंग करने से ये हानि क्या होगा, लिमिटेशंस क्या है। सो कंट्रोलिंग इज अ मैनेजमेंट फेसेस की लिमिटेशंस, नोटेबली बोला गया यहाँ पे इनएबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स एंड सिग्निफिकेंट रेसिस्टेंस। बात तो सही है, अगर कंट्रोलिंग अगर करते हैं
तो वो एक तरीके से उस पर अगर कहा जाए तो फोर्सली मतलब इन्फ्लुएंस अगर कर रहे हैं उसको, कोई चीज को काम करो करो करो, कंट्रोल करने का मतलब है ना, किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं भैया तुम ऐसे करो ऐसे करो, है ना, तो ज्यादा वो इन्फ्लुएंस अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर होता है वैसे फैक्टर उसके लिए वो रुकावट पैदा हो सकता है। सो एम्प्लॉय हु मे फील देयर फ्रीडम, और उसके बाद जो एम्प्लॉय है काम करने वाले वो अपने आप को फ्रीडम नहीं समझेगा, और जब वो फ्रीडम को अगर उसको रोकना है, अगर उसके फ्रीडम को अगर रोक देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, so these along with high cost and difficulty in setting quantitative standards so often reduce the effectiveness of control system। तो कंट्रोलिंग एक कॉस्टली होता है जिसको सही तरीके से करना जो है ना आने चाहिए, खासकर मैनेजमेंट का। तो लिमिटेशन हम लोग यही कह सकते हैं जो भैया यहाँ पे ये नेगेटिव भी हो सकता है, अगर ज्यादा हम किसी पे अगर कंट्रोल करते हैं तो जॉब को छोड़ के जा भी सकता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, आजादी होके काम कर सके, ठीक है ना, आजाद होके काम कर सके, है कि नहीं, तो वो अच्छे से काम कर सकता है। उसको इंकरेजमेंट चाहिए, उसको मोटिवेशन चाहिए, उसको इंस्पिरेशन चाहिए, तभी तो काम करेगा। ज्यादा उसको थ्रेटिंग करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे तो काम अच्छे से नहीं हो। बजटरी कंट्रोल्स क्या है? Budgetary control is the management system that involve planning, setting, using budget to monitor, compare and control and organization एक्चुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब बजटरी कंट्रोल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक साल के लिए कोई भी बजट निकलता है, वो तो उसमें कितना इनकम हुआ और कितना मेरा एक्सपेंडिचर हुआ, तो उसको कंपेयर करने के लिए ही यहाँ कह सकते हैं जो एक साल में जो भी खर्चा होने वाला है, ठीक है ना, उस खर्चा को किस तरीके से मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि एक बजट बनाने पड़ता है। तो एक साल के अंदर जितना भी इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो उसको कंपेयर करने की बात को ही हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, बजटरी कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे 26 नंबर, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस का मतलब ये हुआ जो कोई भी अगर मान लीजिए बिजनेस करना चाह रहा है लेकिन उसको बिजनेस चलाने के लिए है ना फंड नहीं मिल रहा है, मतलब रुपये पैसे नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में यहाँ पे वर्ड आता है बिजनेस फाइनेंस, जो कि उसको बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब कैपिटल की जरूरत पड़ता है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यही कह सकते हैं कि बिजनेस फाइनेंस इज द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। पहले तो बिजनेस के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग कंपनी फंड्स। देखिए यहाँ पे साफ साफ बातें अगर देखा जाए, कंपनी को क्या चाहिए, सपोर्ट क्या चीज से मिलेगा, तो फाइनेंस के लिए फंड की जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं है। तो फंड्स टू सपोर्ट ऑपरेशंस चलाने के लिए फंड की जरूरत पड़ेगा, कैपिटल्स की जरूरत पड़ेगा। सो मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंश्योर ग्रोथ, इट encompasses budgeting, investing, managing cash flow and securing capital through the debt या equity to meet financial goals and maintaining stability। मतलब यहाँ पे यही समझ सकते हैं बच्चों, जो बिजनेस फाइनेंस हम कह सकते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए फंड की जो जरूरत पड़ेगा, या तो वो कैसे कर सकता है, ये तो मैनेज कैश फ्लो, या तो हम कह सकते हैं कैपिटल को ये तो डेब्ट के रूप में लेगा, या तो इक्विटी लेगा, ठीक है ना, या तो फाइनेंशियल गोल लेने के बाद उसका मेन जो मकसद होता है अपने आप को स्टेबल कराना, बिजनेस को सही तरीके से चलाने की हम लोग बात करते हैं ना। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब यही हुआ एक वर्ड में, बिजनेस को चलाने के लिए जो मुझे फंड की जरूरत पड़ेगा वही एक तरीके से बिजनेस फाइनेंस होता है, ठीक है बच्चों। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें तो बोला कि स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा बताओ, सिंपल सी बात है, अगर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब ये हुआ बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब यही माना जाता है, कोई भी बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजर होंगे या हम कह सकते हैं ऑनर होगा या डायरेक्टर होगा या चेयरमैन होगा, उसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, जो ऑब्जेक्टिव जो होता है, उद्देश्य जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो तो वैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बोला कि द 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर फर्स्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहां बोला गया फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म अर्निंग एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मतलब धन संपत्ति बनाने की बात कहा जा रहा है, ठीक है। द ब्रॉडर गोल ऑफ इंक्रीजिंग द फर्म नेटवर्थ एंड लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ना चाहिए, रिस्क जो है उसके लिए उठाना पड़ता है। सो कंसिडरिंग रिस्क एंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी
है ना। सो मेकिंग इट सुपीरियर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे अगर कोई भी बिजनेस में अगर मान लेते हैं तो रिस्क उठाता है, तो ये दो ही नहीं बहुत सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए पहली बात होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और वेल्थ को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना चलते रहना, यही तो होता है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आप कह सकते हैं वित्तीय प्रबंध के, इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, जब वित्तीय प्रबंध के जो है ना मुख्य दो उद्देश्य की बातें करें तो हम लोग कह सकते हैं ज्यादा लाभ कमाने की बात करेगा, धन संपत्ति इकट्ठा करने की बातें करेगा, और जितना ज्यादा वो रिस्क उठाएगा उतना ही ज्यादा उसके मनी के वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, है ना। चलो ये बात तो समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे बच्चों, बोला गया है गिव 2 सजेशंस टू मेक एडवर्टाइजिंग मोर इफेक्टिव। देखो एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब यही है सो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है कि नहीं है। तो इसमें बोला गया है इफेक्टिव कैसे हो सकता है। देखो पहली बात यहाँ पे है मोस्ट ऑफन मार्केटर्स यूज रिपीटेशंस टू रेज अवेयरनेस टू न्यू प्रोडक्ट। अच्छा कोई भी अगर मार्केटर अगर है तो जब भी अगर कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करता है या उससे अवेयर करवाना चाहता है कस्टमर को, तो ब्रांड जनरली क्या करेगा, दिस इन्वॉल्व्स डिस्प्लेइंग एंड एडवर्टाइजिंग टू कस्टमर मल्टीपल टाइम्स। एक ही प्रोडक्ट को बार बार लगातार लंबे समय तक क्या करता है, प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट कराता है कि नहीं है। डिस्प्लेइंग एंड एडवर्टाइजिंग टू कहां पे करेगा, यू कैन अचीव रिपीटेशंस बाय बाइंग न्यूमरस, टीवी हो गया, स्पोर्ट्स, सेवरल बिलबोर्ड्स होता है, प्रमोटिंग पोस्ट हुआ, सोशल मीडिया हुआ, ऐसे तो बहुत सारे क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म है जहां पे कह सकते हैं क्या कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं। वो सोशल मीडिया की बात करें, टीवी की बात करें, रेडियो की बात करें, मैगजीन्स हुआ, न्यूज़पेपर्स हुआ, कहीं भी वो क्या कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट दे सकता है, जिससे क्या होगा उसके बिजनेस में अगर कहा जाए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। बिना एडवर्टाइजमेंट का, बिना प्रचार प्रसार का कोई भी बिजनेस नहीं चलता, ये हमेशा ध्यान रखें। जैसे एक एनुअल क्या बोलते हैं, एनुअल जब होता है, एक साल अगर हुआ, एक साल के बाद उसमें अच्छे तरीके से लगभग में 1 महीना तक, जैसे अगर आप कोई दुकान कर रहे हो या कोई भी ऐसा सर्विस दे रहे हो, ठीक है ना, तो आपको कम से कम 1 साल के बाद लगातार करते रहोगे एडवर्टाइजमेंट, तो वो तो और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। बीच बीच में नहीं तो कम से कम 1 साल में एक बार 1 महीना लगातार करा देने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर वाला गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब साफ है, कंज्यूमर के जो हित में होगा, जो कंज्यूमर्स के हित में होगा, ठीक है ना, वही तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा, है कि नहीं है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात समझ में आ गया। 1986 के आपसे बोला गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेफगार्ड बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से बोला गया अगर कहीं भी अगर गुड्स और सर्विसेज का अगर अनफेयर बिजनेस हो रहा है, फ्रॉड अगर हो रहा है या ऑल्टरेशन हो रहा है, मिसलीडिंग हो रहा है इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में अगर घटिया है, फेयर प्राइस नहीं ले रहा है, इफेक्टिव वे टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब यही हुआ अगर कंज्यूमर के साथ अगर फ्रॉड होता है, अनफेयर प्रैक्टिसेज होता है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया जाता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में घटिया है, प्राइस एंड अनफेयर लिया जा रहा है, ये सब चीज अगर होता है तो कंज्यूमर एक्ट के तहत कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिया जाता है कि नहीं है, जो कि 1986 के हिसाब से आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। सो ऑफेन थ्रू द लॉ एंड डेडिकेटेड फॉरम, आपको पता ही होना चाहिए 3 फॉरम होते हैं, है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट फॉरम की बातें करें, स्टेट फॉरम की बातें करें और नेशनल फॉरम की बातें करें, तो हर एक जगह पे रिडर्सल, मतलब 3 जो जगह मैंने बताया वहां पे जाकर उसके निदान किए जाते हैं, रिडर्सल होता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट फॉरम हो, चाहे स्टेट फॉरम हो या नेशनल फॉरम हो, है कि नहीं है, तो वहां से कंज्यूमर्स को मिल जाएगा प्रोटेक्शन। सो एंड चूजिंग इट इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बिजनेस एथिक्स एंड कंज्यूमर अवेयरनेस टू क्रिएट फेयर मार्केट प्लेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये सब काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां बोला गया 30 नंबर, एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शन ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग यहाँ पे है ना बहुत सारे प्रोडक्ट में रखना बहुत जरूरी है, तो फंक्शंस का मतलब क्या होता है, काम, मतलब यही हुआ, इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा है। मान लीजिए अगर ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में अगर लेबल लगा दिया जाता है ना, इसका एक फायदा ये है जब ब्रांडिंग बन जाता है, दूसरा फायदा ये है ये प्रोटेक्शन में रहता है कि नहीं। अब बाकी बात कस्टमर इसको अट्रैक्ट बहुत ज्यादा करता है क्योंकि इसमें ब्रांडिंग हो चुका है, लेबलिंग अगर लग चुका है तो।
अब यहाँ पे मैंने तो अपने हिसाब से बता दिया है ना। बिजनेस देखिए, बिजनेस स्टडीज है ना बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट होता है। जितने भी चीज है बस अपने थॉट प्रोसेस से सोचिए और उसको अपने लैंग्वेज में जितना अच्छे से लिखिएगा उतना ही अच्छा आपका मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही आप समझ सकते हो। तो बोला गया यहाँ पे टू की फंक्शंस ऑफ लेबलिंग आर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशंस हेल्पिंग कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को क्या होता है, हेल्प मिलता है। पहले के जमाने के हिसाब से अगर बात की जाए, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं यहाँ पे जो है ना ऐसा उसका पिक्चर था, इसमें ऐसा डिजाइन था, तो डिजाइन या पिक्चर्स, ठीक है, उसको देख के भी लोग अधिकतर क्या किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है ना उसका कंज्यूम करता है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जो लेबल है ना लगाना किसी प्रोडक्ट पे बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है कि नहीं है। तो यहाँ पे यही बोला गया टू की फंक्शन ऑफ लेबलिंग आर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशंस हेल्पिंग कंज्यूमर्स इजीली रिकॉग्नाइज एंड डिफरेंशिएट प्रोडक्ट लाइक ब्रांड लोगो, है ना, ब्रांड नाम लोगो रहना चाहिए, और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स इंग्रेडिएंट्स। क्या अच्छा जैसे मान लीजिए मार्केट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या क्या चीज मटेरियल्स बना हुआ है, इसमें क्या चीज लगा हुआ है, कैसे फंक्शंस करता है, ये हर एक ईच एंड एवरीथिंग। खासकर कंजम्पशंस वाली चीज अगर बात करें, कोई प्रोडक्ट खाने वाली चीज अगर है उसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें क्या उसमें है, यूजेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक्सपायरी डेट्स, लीगल वार्निंग, इंश्योर इनफॉर्मल परचेजिंग एंड सेफ्टी, ये सब बात अगर लिखा हुआ रहता है तो कस्टमर है ना उसको आसान तरीके से खरीद लेता है कि नहीं है। तो यहां पे हम कह सकते हैं दो ही फंक्शन आपको बोला गया था, लेकिन यहां पे मैंने बहुत सारे फंक्शंस बता दिए। फंक्शन मतलब क्या, दो काम। तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने बोला प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है ना, उसके कस्टमर को इजीली होता है उसको प्रोडक्ट को कंजप्शन करने के लिए, फिर प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिलता है, उसका ब्रांडिंग हो जाता है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं लेबलिंग कराने से, ठीक है। तो आई होप आपको 30 नंबर क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 31 पे। बोला जा रहा है यहाँ पे 31 बोला जा रहा है यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन आपको पता ही हो क्या होता है। सब प्रमोशन मिक्स इज द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशंस टूल्स। प्रमोशंस के लिए सबसे मेन जो होता है, किसी भी अगर बात करें गुड्स एंड सर्विसेज का, प्रमोशंस के लिए सबसे मेन जो चीज होता है भैया कम्युनिकेशन। अगर कस्टमर पब्लिक, ठीक है ना, इसके बीच में अगर आपका कम्युनिकेशंस कंपनी की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर सही है तो प्रमोशन आपका अच्छे तरीके से होबे करेगा, है कि नहीं है। सो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस टू सच एज, अगर बात करें क्या क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हो कस्टमर से, प्रमोशन करवा सकते हो, तो एडवर्टाइजिंग कराओ, पर्सनल सेलिंग्स की बातें करो, सेल्स प्रमोशन कराओ, पब्लिक का रिलेशन बनाओ, कस्टमर और जो हम कहते हैं ग्राहक, क्या उसको कह सकते हैं, जो पब्लिक और जो दुकानदार है, ठीक है ना, जो बेचने वाला है, सेलर है, ठीक है ना, उसके बीच में रिलेशन अच्छा तरीके से होना चाहिए, तभी तो उसका प्रोडक्शन प्रमोट हो सकता है। प्रोडक्शन बोले प्रोडक्ट अच्छे तरीके से प्रमोट हो सकता है। एंड बोला गया डायरेक्ट मार्केटिंग यूज बाय द बिजनेस टू कम्युनिकेशन विथ टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस मतलब यही हुआ जो आपको देखना पड़ेगा कि कितना आपका रिपीटेड ऑडियंस है या टारगेट ऑडियंस है जो बार बार उस प्रोडक्ट को ले रहा है, कंजम्पशन कर रहा है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, आपका एडवर्टाइजमेंट प्रमोशंस जो मिक्स है ना, बहुत सारे प्रमोशंस को एक साथ अगर कह सकते हैं, चाहे इसमें जितना भी नाम लिखा हुआ है, पर्सनल सेलिंग हुआ, सेल्स प्रमोशन हुआ, पब्लिक रिलेशंस हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, सब एक तरीके से मिक्स हो गया, एक तरीके से सब अगर कराते हैं तो प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा, है ना। तो प्रमोशन मिक्स का मतलब यही होता है जो अलग अलग वे से कस्टमर तक अगर प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, या अलग अलग तरीके से प्रमोशंस करके हम कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को पहुंचाते हैं, तो वही होता है प्रमोशन मिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है बच्चों यहाँ पे 32 नंबर, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस 5 मार्क्स से क्वेश्चंस में आते हैं बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मल का मतलब होता है लीगल, वैसे तो इनफॉर्मल भी लीगल ही होता है, लेकिन अगर सीधा सीधा अगर एक वर्ड में अगर जवाब दिया जाए तो फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशंस की अगर बात करते हैं, जहां पे एक वेल डिफाइंड मतलब वेल कम्युनिकेट की बातें चलता है कि नहीं। लेकिन वही अगर इनफॉर्मल की अगर बात करते हैं तो वहां पे वेल कम्युनिकेशंस नहीं होता है, यहाँ पे थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन कहीं से कहीं भी कम्युनिकेशंस की बातें चलता है, लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। इसको अच्छा तरीके से यहाँ पे समझते हैं। बोला गया फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द स्ट्रक्चर ऑफिशियल एंड डॉक्यूमेंट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फॉलोइंग द चेन ऑफ कमांड टिपिकली इन वर्क प्लेस फ्रॉम पॉलिसी एंड रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे बोला गया है ये चेन कमांड के हिसाब से होता है, मतलब ए ने बी को इन्फॉर्म कम्युनिकेट किया, बी अगर कहा जाए तो सी को कम्युनिकेट किया, सी यहाँ पर अगर कहा जाए तो डी को कम्युनिकेट किया,
तो यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन जो देख रहे हैं यहाँ पे चेन के हिसाब से कमांड दिया है, मतलब ये भी कह सकते हो ए ने कमांड दिया बी को, बी ने कमांड दिया सी को, सी ने कमांड दिया डी को। अब इस तरीके से इसका कम्युनिकेशन चल रहा है। मतलब यहाँ पे जो डी वाला बंदा है, अब ये डी वाला बंदा चाहेगा जो नहीं हम इससे डायरेक्ट अगर कांटेक्ट कर लें ए से, वो ऐसा संभव नहीं है। ये डी वाला बंदा इससे कम्युनिकेट कर सकता है ना, लेकिन अब डी वाला बंदा इससे भी नहीं कर सकता है, इससे गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वेल डिफाइंड, एक ऑफिशियल हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी बनाया रहता है, एक रिपोर्ट्स बनाया रहता है, भैया डी वाला सी को रिपोर्ट देगा, सी वाला बी को देगा, बी वाला ए को रिपोर्ट देगा। ऐसे के कम्युनिकेशंस को फॉर्मल होते हैं। लेकिन वही बच्चों अगर हम लोग इनफॉर्मल में अगर चलते हैं तो इनफॉर्मल में यहाँ पे किसी को किसी से भी कम्युनिकेशंस की बातें चलता है। ये डी वाला बी से भी कर सकता है, डी वाला ए से भी कर सकता है, ए वाला सी से भी कर सकता है। यहाँ पे कोई बातें ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसी से भी कोई कम्युनिकेशंस कर सकता है ना। तो आप यहाँ फ्लो चार्ट के हिसाब से भी बता सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड ऑफिशियल एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोइंग चेन ऑफ कमांड टिपिकली इन वर्क प्लेस फॉर पॉलिसी एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, अब इनफॉर्मल के लिए यहाँ पर अगर देखो बच्चों तो बोला कि ऑफन कॉल ग्रेपाइन इज spontaneous, casual and fast paced used for the social interactions and faster unrecorded information sharing among the colleagues। मतलब यहाँ पे जो है ना इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग किया जाएगा अनरिकॉर्डेड, मतलब किसी को किससे भी कर सकता है। अच्छा मान लीजिए अब यहाँ पे ए बी सी डी करके लिखा है, डी ए से भी कर सकता है, डी सी से भी कर सकता है। इससे क्या होगा, फास्टर कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे फास्टर कम्युनिकेशंस नहीं होता, स्लो होता है, क्योंकि ए बी को इन्फॉर्म करा, बी सी को करा, सी डी को करा, ऐसे करके थोड़ा टाइम लगता है। एक प्रोसेस से, एक पॉलिसी के साथ काम चलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसी को किसी से बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है और ये फास्टर होता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा कहे तो डिसएडवांटेज वाला होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है। जो पॉलिसी के हिसाब से होना चाहिए, एक लेवल वाइज होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, वही जो है ना फॉर्मल कम्युनिकेशन की बातें होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें 33 नंबर, क्या है 33 नंबर क्वेश्चंस, तो बोला कि यहाँ पे एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट का अगर कहा जाए बच्चों तो समाज के लिए क्या उत्तरदायित्व होता है, समाज के लिए, पब्लिक के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कुछ इस तरीके से दिया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट मींस मैनेजर्स मस्ट मेक डिसीजन कंसीडरिंग देयर इंपैक्ट ऑन ऑल स्टेक होल्डर। मतलब जितने भी स्टेक होल्डर, चाहे एम्प्लॉयज की बात करें, कस्टमर की बात करें, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, ये सब को ध्यान में रखना पड़ता है एक मैनेजमेंट को। ठीक है ना। सो बियॉन्ड जस्ट प्रॉफिट, beyond just profit, acting unethically, legally and voluntarily for societal and well-being, so encompassing economic and ethical, legal and बोला गया यहाँ पे philanthropic duties to be a good corporate citizens and ensuring long term sustainable success। इतने सारे वर्ड जो लिखा हुआ है सिंपल सी भाषा में आप ये समझो भैया। तो बोला कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट का जो समाज के प्रति जो जिम्मेदारी होता है वो इथिकल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो एक गुड कॉर्पोरेट जो है ना सिटीजन्स कहलाएगा। अगर हम एक बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन अपने आप को सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की बातें नहीं कहेंगे। हम लोग को मतलब अगर मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे अगर बिजनेसमैन हूँ तो बात कर रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बिजनेसमैन हूँ तो इसका मतलब यही हुआ जो मुझे समाज के प्रति क्या क्या बातें विचारधारा रखना पड़ेगा, जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हुआ, सोसाइटी का, इन्वायरमेंट का, साथ ही साथ कह सकते हैं इथिकल, पॉलिसी, वॉलंटरिकल, ठीक है ना, लीगल। सबसे मेन चीज यहाँ पे जो लीगल काम होना चाहिए ताकि जो है पब्लिक या हम कह सकते हैं समाज के लिए अच्छा हो। और समाज में कहीं भी अगर ऐसा प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे मान लीजिए सडनली अगर डिजास्टर अगर आता है, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं पूरे तरीके से फ्लड आ गया, ये सब भी देखना पड़ता है किसको, एक बिजनेसमैन को। तो हम कह सकते हैं ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट का भी वही काम। मैनेजमेंट का मतलब क्या, जो कंपनी की तरफ से कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है उसी को तुम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 यही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर की बात करें तो बोला कि डिफरेंशिएट बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। ये तो पक्का 5 मार्क्स से क्वेश्चंस में आता ही आता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान सुनो। बोला गया यहाँ पे टाइम स्टडी किसको कह सकते हैं, जब मेजर हाउ लॉन्ग टास्क टेक टू सेट स्टैंडर्ड टाइम। एक बार टाइम स्टडी का मतलब यही हुआ तो टाइम एक बार फिक्स कर लो, है ना। लेकिन while motion study की अगर बात करें बच्चा, तो while motion study analyze how a task is done to eliminate
वेस्टफुल मोमेंट्स, मेकिंग इज मोर इफिशिएंट एंड इमर्जिंग टाइम स्टडी यूजफुल, स्टॉप वॉच कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे हुआ टाइम स्टडी, मतलब पहले से ही हम लोग टाइम लगा लिए 11 AM, मतलब इतना तक काम हो जाना चाहिए। उसमें मोशन स्टडी मतलब ये काम होते जा रहे उसके लिए आप स्टॉप वॉच लगा लो, मतलब जितना देर में काम हुआ उतना में उसको बंद कर दो, तो देखो आप उसको बोलते हैं मोशन स्टडीज, ठीक है ना। सो टाइम स्टडी यूज स्टॉप वॉच, टाइम स्टडी सॉरी यहाँ पे टाइम स्टडी किसको कह सकते हैं, टाइम स्टडी के लिए क्या करना पड़ता है, यूज करते हैं हम लोग स्टॉप वॉच फॉर क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए, वेयर मोशन स्टडी आर वीडियो क्वालिटी इंप्रूव द मेथड फॉर रिड्यूसिंग fatigue and better workflow with both aiming to boost productivity। सिंपल सा बात हम देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं टाइम स्टडी के लिए हम लोग स्टॉप वॉच लगाते हैं, वही मोशन स्टडी के लिए हम लोग वीडियो के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, इंप्रूव करते हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं, है ना, और उसके बाद है ना हम उसके प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये एक तरीका है। तो टाइम स्टडी के लिए हम लोग एक ऐसे स्टडी की बातें करें जो टाइम एक टास्क सेट करके, एक लिमिटेशंस को सेट करके उसको पूरा किया जाता है। लेकिन मोशन स्टडी को हम लोग ये कह सकते हैं जो वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए एक ऐसा मेथड है जिसको हम लोग यूज करके, ठीक है ना, और उसके फैटिग को रिड्यूस करते हैं और साथ ही साथ जो वर्क फ्लो होता है उसके प्रोडक्टिविटी में बढ़ाते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग कह सकते हैं मोशन स्टडी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स से क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा, तो इसको प्लीज इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लिखो या स्क्रीनशॉट लो या अपने हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चे यहाँ पे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। देखो लिबरलाइजेशन का मतलब यहाँ पे सिंपल से भाषा में अगर कह दे बच्चा, तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है छूट, मतलब कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शंस अगर है उस रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करने के लिए ही हम लोग जो है ना लिबरलाइजेशन के लिए बात करते हैं। तो गवर्नमेंट है ना उसके लिए बहुत सारे काम करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर आपको नजर नहीं आया तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, मतलब यही होता है द रिमूवल या लूजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अब यहाँ पे ये समझो, अगर मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट अगर दूसरे कंट्री के लोगों को बिजनेस करने के लिए अगर जो पॉलिसी बनाए या जो भी रिस्ट्रिक्शंस बनाए उस रिस्ट्रिक्शन में अगर थोड़ा सा छूट देता है, ढिलाई देता है, वही क्या होता है लिबरलाइजेशन। मतलब यही हुआ, इसके लिए आप लाइसेंस की जरूरत पड़ेगा या पॉलिसी में जो किया गया उसके हिसाब से थोड़ा छूट दे दिए, वो भी बंदा आके यहाँ पे बिजनेस कर लिया, है कि नहीं। तो लिबरलाइजेशन का मतलब यही होता है जो दूसरे कंट्री से, अब्रॉड द कंट्री से, फॉरेन कंट्री से कोई भी अगर बिजनेस करने के लिए अगर आ रहा है तो उसमें उस कंट्री वाले को कुछ पॉलिसी में ढील देते हैं या छूट देते हैं ताकि वो यहाँ पे आके बिजनेस कर ले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, सो द रिमूवल ऑफ लूजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन समथिंग टिपिकली एंड इकोनॉमिकली पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको कह सकते हैं लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे 36 नंबर बोला गया है, स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखो बहुत सारे वैसे चीजें होते हैं स्टेट करने के लिए बोला गया है, जो फैक्टर लाइक नेचर ऑफ बिजनेस। पहले तो ये ध्यान रखना पड़ता है जो बोला गया यहाँ पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करता है फिक्स्ड कैपिटल को, जरूरत को पूरा करने, जहां पर रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए। पहली बात यहाँ पे बिजनेस के पहले देखो किस टाइप का बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, कितने स्केल पे आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना, ग्रोथ लेवल क्या है, प्रोस्पेक्टस, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शंस, टेक्निक, हैवलिंग इन्फ्लुएंसेस फिक्स्ड कैपिटल नीड्स विद द मैन्युफैक्चर, लार्ज स्केल एक्सपेंडिंग है, टिच फोकस है, कैपिटल इंटेंसिव फर्म्स है, रिक्वायर मोर फंड्स फॉर एसेट लाइक प्लांट्स एंड मशीनरी व्हाइल ट्रेडिंग स्मॉलर स्लोअर ग्रोइंग और लीजिंग फ्रेंडली बिजनेस। सो नीड्स बोला गया यहाँ पे कोलैबोरेशंस लाइक जॉइंट वेंचर्स, फाइनेंस, और बोला गया ऑप्शंस आल्सो सिग्निफिकेंटली आफ्टर ऑल्टर रिक्वायरमेंट। मतलब यहाँ पे सिंपल सी भाषा में इतने सारे इंग्लिश की बात हम ये कह सकते हैं, अगर बिजनेस का नेचर पहले पता करो, है ना, कहाँ पे आपको लग रहा है जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा जहां पे अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब साफ है भैया, अगर आपका बिजनेस का नेचर अगर मान लीजिए लार्ज स्केल पे ना, तो वहीं पे आपको अफेक्ट कर सकता है। बाकी बात स्मॉल स्केल में बिजनेस की जो जरूरत होगा कैपिटल की रिक्वायरमेंट, वहां पे फिक्स्ड कैपिटल अफेक्ट नहीं करता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 की अगर बात करें, बोला कि एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्यूल इन मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स से क्वेश्चंस में आएगा। बोला कि यहाँ पे हेनरी फ्यूल कंट्रीब्यूशन जो किए हैं मैनेजमेंट के लिए वो क्या है, तो हेनरी फ्यूल बोला कि कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट नो एज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। क्या दिए वो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बारे में बताया जाए, किस तरीके से कोई भी काम को मैनेज करना होता है, कैसे वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अदा कर सकता है। So established management as a universals, बोला कि यहाँ पे discipline by defining
इट्स कोर फंक्शंस। जैसे यहाँ पे हेनरी फ्यूल्स का मैनेजमेंट का जो सबसे मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या क्या चीज के बारे में कहे हैं, तो वैसे तो उनके पास 14 की प्रिंसिपल दिए है ना, टोटल 14 की प्रिंसिपल्स दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ की अगर बात करें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है ना, एंड आउटलाइनिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है 14th की प्रिंसिपल्स। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ से आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है ना। तो हम कह सकते हैं आउटलाइनिंग एंड 14 की प्रिंसिपल्स बोला गया, सच एज डिवीजन ऑफ वर्क, unity of command, providing a foundational framework, still influence in the modern management for guiding managerial behavior and organizational स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे लगभग हम कह सकते हैं जो 14 की प्रिंसिपल्स होते हैं कि मैनेजमेंट्स के लिए, बाकी बात प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग में ये इनका कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए अगर 2 मार्क्स का आएगा तो आप यही भी लिखिएगा जो हेनरी फ्यूल कंट्रीब्यूशंस टू मैनेजमेंट, इसको हम नोन एज क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। अब इसमें क्या क्या काम कर रहे हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे जो मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल डिसिप्लिन है कि नहीं, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल डिसिप्लिन माना जाता है। अगर मैनेजमेंट ही अगर सही नहीं है तो कोई भी बिजनेस सही नहीं चल सकता है। इसके लिए कोर फंक्शंस क्या है, उस मैनेजमेंट के लिए जो कोर फंक्शन होना चाहिए वो क्या होता है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कमांडिंग देना, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करना, कंट्रोलिंग करना, है ना। ऐसे अगर कहा जाए तो टोटल 14 की यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए हैं हेनरी फ्यूल साहब ने। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 38 की बात करते हैं। बोला यहाँ पे मेंशन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के लिए यहाँ पे आपको 2 कोई तत्व बताने डायरेक्शंस के लिए। देखो डायरेक्शंस के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। बोला कि 2 की एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन इन मैनेजमेंट आर कम्युनिकेशन। सबसे पहली बात ये, एक डायरेक्टर के पास क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल सही तरीके से होना चाहिए, ताकि जितने भी इंप्लॉयज हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिंपल सी भाषा में, वो सबको सही तरीके से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, है ना। जब तक अगर कम्युनिकेशन अगर सही नहीं होता है तो वो एक अच्छे डायरेक्टर नहीं है, या हम कह सकते हैं वो एक अच्छे लीडर नहीं, ठीक है ना। सो एम्प्लॉयज टू एक्ट टुवर्ड्स गोल विथ लीडरशिप, इन्फ्लुएंसिंग एंड सुपरविजन, ओवरसीइंग और आल्सो एसेंशियल फॉर्मिंग द 4 पिलर्स ऑफ डायरेक्शंस। तो 4 पिलर्स ऑफ डायरेक्शंस भी इसको माना जाता है, ठीक ना बच्चा। तो यहां पर हम यही कह सकते हैं जो 2 एलिमेंट्स दिया गए, एक तो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन, और दूसरा बोल सकते हैं शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा कह सकते हैं मोटिवेशन, चौथा कह सकते हैं यहाँ पे एस्टिमेटिंग एम्प्लॉय टू एक्ट गोल्स। जो गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कराना उसका मेन मुख्य मुद्दा होता है कि नहीं। तो हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 बोला गया मैनेजमेंट इज एन इजी साइंस हाउ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बोला गया मैनेजमेंट जो है एक आसान विज्ञान की तरह से है, लेकिन कैसे, अगर साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते बच्चा, मैनेजमेंट इज ए कंसिडर्ड एंड साइंस स्पेशली ए सॉफ्ट या सोशल साइंस, ठीक है, बिकॉज इट इज ए सिस्टमैटिक बॉडी। अगर साइंस की तरह से या आर्ट्स की तरह से अगर बातें करें, कोई भी चीज को मैनेज करते हैं हम लोग, बिजनेस को चलाते हैं, तो एक सिस्टमैटिक वे में होता है। और जो अगर मान लीजिए साइंस की तरह से स्पेशली सॉफ्ट या सोशल साइंस की तरह से अगर काम करा, जब वो सिस्टमैटिक बॉडी होता है, नॉलेज नॉट ए मियरली बेस्ड ऑन द गेस वर्क, है कि नहीं। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट तरीके से कोई भी मैनेजमेंट की बातें करता है तो इसका मतलब ये हुआ एक वो सिस्टम में बात करेगा, ये तुक्का वाली बात नहीं हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, ये तुक्का नहीं होता है, कोई गेस वर्क नहीं होता है ना, इंट्यूशंस नहीं होता है, रिलाइज द स्ट्रक्चर्स, प्रिंसिपल्स, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिससे क्या होता है आसान तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे 14 नंबर बोला गया है व्हाट इज मीन्ड बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, जैसे होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर के पास। उसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चर मान लीजिए होलसेलर के पास है, होलसेलर की बात कर रिटेलर के पास है, रिटेलर अगर कहा जाए तो कस्टमर के पास गया। तो ये क्या है, एक चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोडक्ट या सर्विसेज का। उसी तरीके से यहां से आपसे पूछ रहा है तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर द नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की क्या होता है, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, वेयर हाउस है, फिर यहाँ पे होलसेलर की बातें कर सकते हैं, होलसेलर्स है, ठीक है ना, उसके बाद कह सकते हैं यहाँ पर रिटेलर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, इस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है ये इंटरमीडिएट काम करेगा, सच एज होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट्स थ्रू द विच द प्रोडक्ट और सर्विसेज पासेस टू द रीच द फाइनल कंज्यूमर, जिससे क्या होता है फाइनली
प्रोडक्ट या सर्विसेज कंज्यूमर्स तक पहुंच जाता है। होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट थ्रू विच प्रोडक्ट या सर्विसेज passes to reach the final consumers। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यही होता है जो प्रोडक्ट बनने से लेकर कंज्यूमर कस्टमर तक पहुंचाने तक की जो बातें होता है ना बच्चा, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर बोला गया यहाँ पे, डज मेयर प्लानिंग इंश्योर सक्सेस। ठीक है, अब प्लानिंग से ही अगर सक्सेस मिलता है तो बोला गया नो, मेयर प्लानिंग इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो मेयर अगर मान छोटा मोटा कर लेते हैं या प्लानिंग से आपको लगता है सक्सेस मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लान फेल भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है जो प्लान से आप जो काम कर रहे हो वो प्लान आपका एग्जीक्यूट करने के बाद वो सक्सेस होगा, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक ना। तो यहाँ आप कह सकते हैं यहाँ पे सो नो मेयर प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, सो व्हाइल प्लानिंग इज ए क्रूशियल फॉर सेटिंग अ डायरेक्शंस, जो आप किस डायरेक्शन पे काम कर रहे हो प्लानिंग के हिसाब से, ठीक है ना। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, आपका उद्देश्य क्या है। रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, प्लान से यही हो सकता है जो आपका उद्देश्य डिफाइन हो जाता है, आपको करना क्या है ना। उसी तरीके से हम कह सकते हैं जो अनसर्टेनिटी होता है उसको थोड़ा कम किया जाता है। उसका कह सकते हैं यहाँ पे ये एक प्राइमरी स्टेप होता है, कोई भी काम करने के लिए एक प्राइमरी स्टेज होता है, भाई प्लानिंग बहुत जरूरत है, प्लानिंग, ठीक है ना। सो सक्सेस रिक्वायर प्रॉपर एग्जीक्यूशंस। बात समझ में आया। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्वेश्चंस की बात अगर कर ही रहा हूं और आप लोग जो है ना यहाँ पे वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, भगा भगा के देख रहे हो या क्वेश्चंस की देख रहे हो, तो आपका प्लानिंग यही है जो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट सर दे रहे हैं या कोई भी यूट्यूबर के हिसाब से या कोई टीचर के हिसाब से उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और जाके एग्जाम दे देते हैं, ठीक है, प्लान आपका सही है। लेकिन प्लान यहाँ पे फ्लॉप कब होता है, जब आप सही तरीके से उस क्वेश्चंस को समझते नहीं हो, एग्जीक्यूट नहीं करते हो, है ना। प्लानिंग ये भी रहता है जो कल एग्जाम है, भर दिन है ना मुझे पढ़ने हैं, भर रात पढ़ने और उसके बाद ही एग्जाम देने हैं, लेकिन सही से काम नहीं करता। मतलब यही हम कह रहे हैं अगर एग्जीक्यूशंस अगर सही तरीके से अगर होता है तो प्लान वर्क करता है, ठीक है बच्चा। तो हम यहाँ पे यही कहना चाहेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो एजुकेशन इंप्लीमेंटेशंस एंड एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग ऑफ एन अनप्रेडिक्टेबल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस का आंसर है, आप यहां सब देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर बोला गया है, व्हाई इज इट सेड दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। बात तो सही है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंसिडर्ड यूनिवर्सल्स बिकॉज दे आर प्रोवाइड फंडामेंटल गाइडलाइंस एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट जो है एक यूनिवर्सल इसीलिए प्रिंसिपल्स का काम करता है क्योंकि हर एक टाइप के बिजनेस में ये मैनेजमेंट होता ही होता है और काम करना ही पड़ता है मैनेजमेंट के रूप में, ठीक है ना। चाहे वो प्रॉफिट वाला बिजनेस हो, चाहे नॉन प्रॉफिट वाला हो, स्मॉल हो, बिग हो, ठीक है ना, हर एक लेवल पे मैनेजमेंट की आपको जरूरत पड़ेगा, चाहे अलग अलग लोकेशंस हो, ठीक है ना। फ्रेमवर्क, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग थ्रू आउट फ्लेक्सिबल इनफ टू बी अडेप्टेड टू द स्पेसिफिक सिचुएशन। मतलब अल्टीमेट हम लोग कह सकते हैं जो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल होता है क्योंकि हर एक लेवल पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। बाकी बात ये आपका आंसर है, क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से और भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा यहाँ पे बोला गया है सेल्स प्रमोशंस मेक्स एडवर्टाइजिंग इफेक्ट हाउ। कैसे, इसका जवाब मैं दे चुका हूं, ठीक है ना। तो सेल्स प्रमोशंस मेक्स एडवर्टाइजिंग मोर इफेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग द इमीडिएट, है कि नहीं। अब कोई चीज को एडवर्टाइजमेंट अगर कराते हैं तो क्या होता है, उसके प्रमोशंस होते ही उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए तुरंत इम्पैक्ट करना शुरू हो जाता है, इम्पैक्ट, ठीक है ना। सो एक्शनेबल होता है, तुरंत एक्शंस में आ जाते हैं। इंसेंटिव्स, डिस्काउंट्स, कूपन्स, सैंपल्स, ये सब करा के हम लोग एडवर्टाइजमेंट कराते हैं जिससे इफेक्ट जो है ना प्रमोशंस का ज्यादा होता है। सो दैट टर्न्स एडवर्टाइजिंग ड्राइवन अवेयरनेस इनटू द इंस्टेंट सेल। जिससे क्या होता है, प्रमोशंस होने से, एडवर्टाइजमेंट कराने से जल्दी जो है ना सेल्स के जो अवेयरनेस होते हैं, कस्टमर तक जो बातें होता है पहुंचने का, वो आसान तरीके से पहुंच जाता है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे 44 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन। तो डेलीगेशन मतलब यही होता है जब किसी को हम जिम्मेदारी देते हैं, ठीक है ना, वही डेलीगेशन होता है। और एक्सप्लेन बोला गया एनी 4 पॉइंट्स व्हिच हाईलाइट्स द इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज एन
ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बच्चों का आपका क्वेश्चंस 5 मार्क्स से क्वेश्चंस में आते हैं, थोड़ा इसको देख लिया जाए। सो डेलीगेशन इज द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, मतलब एक अथॉरिटी पर्सन क्या करेगा, जो अपने से नीचे वाले लोगों को क्या करेगा, अपना जिम्मेदारी देगा, ठीक है ना। और उस जिम्मेदारी मतलब क्या, कोई काम देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कह सकते हैं, सो डेलीगेशन इज द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टास्क फ्रॉम सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर के द्वारा जब सबऑर्डिनेट्स को जब टास्क दिया जाता है, ठीक है ना, और अचीव बोला यहाँ पे स्पेसिफिक वर्क ऑब्जेक्टिव्स, जो भी वर्क दिया जाएगा उसको अचीव करने के लिए इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग डिसीजंस, मेकिंग पावर व्हाइल एनेबलिंग सबऑर्डिनेट्स टू हैंडल रूटीन टास्क, अलाउइंग मैनेजर्स टू फोकस एंड एस्ट्रेटजी हाई वैल्यू, या बोल सकते हैं अर्जेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं पे भी अगर तुरंत अगर जिम्मेदारी आन पड़ता है, उस समय किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अपने से नीचे पद वाले, ठीक है, डिपार्टमेंट्स वाले या हम कह सकते हैं पोजीशंस वाले जो लोग होते हैं, उनको एक ऑथोरिटी दे दिया जाता है, भैया तुम ये काम देख लो, संभालो, मुझे कहीं और जाना है मीटिंग में, या मुझे तबीयत खराब है, इसके बदले में तुम मीटिंग अटेंड कर लो, या हम कह सकते हैं तुम इसके बदले में ये काम कर लो। इसी तरीके से यहाँ पे होता है डेलीगेशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, बाकी बात आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें या क्वेश्चंस को नोट कर लें, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। 5 मार्क्स से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और इस वीडियो का मैं कहूंगा लास्ट क्वेश्चंस 45 नंबर, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बोला कि एक्सप्लेन वेरियस मनी मार्केट्स इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे जो है ना मनी मार्केट्स होते हैं। सो मनी मार्केट्स बोला कि इंस्ट्रूमेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड डेब्ट सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल हो जाएगा, जिसको टी बिल बोलते हैं, कमर्शियल पेपर होता है, सीपीएस बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, सीडी बोलते हैं, प्री परचेज एग्रीमेंट हुआ, रेपोस बोलते हैं, एंड कॉल मनी यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स, बैंक्स एंड कॉर्पोरेशंस फॉर मैनेजिंग इमीडिएट कैश नीड्स, ऑफरिंग सेफ्टी एंड इजी कन्वर्जन टू कैश। मतलब यहाँ पे जितने भी बातें लिखा हुआ बच्चा, ये सब अलग अलग तरीके से ये मनी मार्केट है, ये पूरा मनी मार्केट है, ये सब मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, चाहे ट्रेजरी बिल की बात करें, कमर्शियल पेपर की बात करें, सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट की बात करें, रीपर्चेज एग्रीमेंट की बात करें, बैंक, गवर्नमेंट, ये सब जितना भी दिख रहा है, कॉल मनी, ये सब एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट। बात समझ में आ गया? तो बच्चों यहां मैंने आपको 45 क्वेश्चंस जो कि रिवीजन्स के तौर पे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे मैंने आपको दिया, और इतना 100% हम कह सकते हैं गारंटी के साथ एक क्वेश्चन आपको इसमें से 45 में से क्वेश्चंस आना तय है, ठीक है। करना बस इतना है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको याद करना है, रिवाइज कर लेना है। बाकी बात आपको आंसर कहीं से भी अगर रेफरेंस लग रहा है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको करना बस इतना ही है, इस चैनल को जहां पे आप देख रहे हो विद्यारंभ एकेडमी को, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आने वाले जो एग्जामिनेशन है जैसे अकाउंटेंसी का, उसका भी आपको रिविजन क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 100% क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के हिसाब से आएगा वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।